नमस्कार, आप देख रहे हैं समय संवाद और मैं हूं आपके साथ उमा राठौर। कहते हैं कि किसी भी देश के युवाओं की ऊर्जा को यदि सही दशा और दिशा दी जाए तो वो देश किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। 2047 में जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे देश के युवा न सिर्फ शिक्षित हों बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, एक ऐसे सक्षम और समृद्ध नागरिक बने जो देश की दिशा और दिशा संवार सके। फिर बात चाहे सरहद की सुरक्षा की हो, आपदा में मदद के हाथ बढ़ाने की हो या एक बेहतर नागरिक बनने की हो। सुनने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन देश के युवाओं को इन तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार करती है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यूनिटी और डिसिप्लिन के मूल मंत्र के साथ नेशनल कैडेट कॉर्प्स देश के युवाओं में जोश और जुनून तो भर ही रही है, साथ ही साथ विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही है। 1948 में सिर्फ कुछ हजार कैडेट्स के साथ शुरू हुई ये यात्रा आज 13 लाख कैडेट्स के साथ कदम ताल कर रही है। एनसीसी क्या है, एक छात्र इसमें कैसे शामिल हो सकता है और देश को कैसे एक नई दशा दे सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर शुभम प्रताप सिंह, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, बीबीडी यूनिवर्सिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय संवाद के मंच पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड डिस्कसिंग अबाउट द एनसीसी। एनसीसी के बारे में हम आपसे बहुत सारी बातचीत तो भी करेंगे ही, लेकिन कहते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए उस इंस्टीट्यूशन के संस्थापक हैं या जो उन्हें मैनेज कर रहे हैं उनका विजन और मिशन होता है। और एनसीसी जो देश के युवाओं को बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार कर रही है, तो एनसीसी को बीबीडी यूनिवर्सिटी में लाने के पीछे हमारे चेयरपर्सन अलका दास मैम और प्रेसिडेंट विराज सागर दास सर का कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन रहा ही है। तो उनका क्या विजन रहा है एनसीसी को लेकर? Firstly, on behalf of NCC BVD University, I would like to thank Honorable Chairperson Madam Alka Das ji and Honorable President Viraj Sagar sir for giving this platform to the students of BVD University. NCC जो है वो एक वर्ल्ड से लार्जेस्ट ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैम और सर का हमेशा ही सपोर्ट रहा है, चाहे वो बच्चों का पार्टिसिपेशन हो कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स में या नेशनल कैंप्स में, तो हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है और हमेशा उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया है, चाहे वो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो स्पेशल ओकेजन्स हों, तो बहुत ही सपोर्ट रहा है। और मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, बीबीडी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ एडमिशन लेने वाला बच्चा जो है वो एनसीसी में भी खुद को इनरोल कर सकता है। एग्जैक्टली सर, और हमने बहुत बार देखा भी है कि जब यहाँ कोई इवेंट होता है तो सर और मैम पर्सनली कैडेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो सर, एनसीसी के बारे में शुरुआत से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब कोई स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूशन में आता है तो हमने सुना है कि जूनियर लेवल पे भी है एनसीसी और सीनियर लेवल पे भी एनसीसी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या प्रोसीजर होता है और कैसे एक स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन कर सकता है? मैम, एक्चुअली एनसीसी में 2 डिवीजन्स हैं, जूनियर डिवीज़न एंड सीनियर डिवीज़न। जूनियर डिवीज़न जो जेडी होता है वो आपका स्कूल लेवल पे है, इसमें 8th, 9th और 10th के बच्चे इनरोल करते हैं जो स्कूल के बच्चे होते हैं। वहाँ पे जो आपका एसओपी है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर विद द सीनियर डिवीज़न, बट वो छोटे बच्चे हैं, मिनिमम एज 13 ईयर्स का रहता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। 2 ईयर्स का ट्रेनिंग रहता है जूनियर डिवीज़न में एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग उनको हम लोग ए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा सीनियर डिवीज़न एनसीसी होता है, जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे ही हो सकता है या इंटर कॉलेजेस में भी बी सर्टिफिकेट का प्रोविज़न है, बट सी सर्टिफिकेट जो है वो आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे रहता है। ओके। तो जो हमारा एसओपी है और जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर की आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिगरस होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से फ़िल्टर आउट करके हम सिर्फ वो बच्चे लेना चाह रहे हैं जिनको हम ग्रूम कर सकें
और जो आगे देश के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली सर। तो बहुत सारे विंग्स होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, 3 विंग्स होते हाँ। हैं। तो इन शॉर्ट मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन से विंग्स हैं और बीबीडी में कौन सी विंग्स होते या बटालियन हैं? मैम, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि एनसीसी इज़ अ ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवल एंड एयर विंग। तो बीवीडी यूनिवर्सिटी में जो हमारा विंग है वो आर्मी विंग है, जो हमारा इन कोलेब्रेशन विद, और वी कैन से कि हमारा जो 67 यूपी बटालियन एनसीसी है जो लखनऊ में ही सिचुएटेड है, उसके अंडर चल रहा है। और ये यूनिट जो है ऑनरेबल चांसलर, ऑनरेबल चेयरपर्सन के गाइडेंस में 2017 में स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली। सर, अभी जैसे हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और बहुत ज़ोर शोर से हमारी तैयारी भी चल रही है, चाहे कोई भी तबका हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, सब विकसित भारत को बनाने में अपनी अपनी योगदान दे रहे हैं। आप क्योंकि एनसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी कि एनसीसी किस तरीके से विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है? मैम, बेसिकली किसी भी राष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, वो चाहे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें या ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, वो कहीं ना कहीं उस देश के युवाओं पर डिपेंड करता है। और एनसीसी जो है वो युवाओं का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें युवा और हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम युवाओं के यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हमारा मोटो है, दैट इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम उस और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एकता का बहुत बड़ा रोल है। और जो डिसिप्लिन है वो स्टूडेंट्स की डे टू डे लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ उनके वर्क प्लेस पे ही नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिसिप्लिन सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए ही इम्पॉर्टेंट है या एनसीसी में इम्पॉर्टेंट है। हमारी डे टू डे लाइफ में, स्टूडेंट्स की डे टू डे लाइफ में भी डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल सर, बिना डिसिप्लिन कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। सर, जब हम लोग आ रहे थे तो, और अक्सर जब परेड होती है तो हम यूनिफॉर्म में देखते हैं, और यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक कैडेट, उसके अंदर एकदम से चेंज आ जाता है। और हमने फिल्मों में भी देखा है, क्योंकि हम तो मास कॉम वाले लोग हैं, हम फिल्मों में भी देखते हैं कि वर्दी पहनी और उसके बाद वही एक्टर, उसके अंदर एक नया जोश और नया जुनून आ जाता है। तो क्या एक्स फैक्टर है जो यूनिफॉर्म को इतना खास बना देता है? मैम, जो यूनिफॉर्म है ना, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को दूसरों से अलग बनाती है और दूसरों से एक अलग पहचान दिलवाती है। साथ ही साथ ये हमें एक जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है कि हमारी राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है। सेम हमारे एनसीसी कैडेट्स के साथ में भी है, तो मैं उनको हमेशा ये कहता भी हूँ, वाइल बियरिंग दिस यूनिफॉर्म ऑलवेज फील प्राउड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म आसानी से नहीं मिली है। आपने बहुत मेहनत की है, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तब आपको ये यूनिफॉर्म मिली है। यू हैव अर्नड दिस यूनिफॉर्म। तो जब भी आप इस यूनिफॉर्म को पहन रहे हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। आप अगर सिविल में हैं तो ठीक है, उतना नहीं है, बट अगर आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्र के प्रति, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वो कहीं ना कहीं एक वो मोटिवेशन, वो एनर्जी, वो इंथुसियाज्म दिखता है आफ्टर बियरिंग द यूनिफॉर्म। बिल्कुल सर। और जब हम लोग कहीं पे भी किसी कैडेट को देखते हैं तो, या किसी सैनिक को देखते हैं, तो वो यूनिफॉर्म ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के लगता है कि इनको तो सैल्यूट करना बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। सर, मोटिवेशन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी, और बात करना चाहूँगी उससे ज़्यादा मैं कोई ऐसी स्टोरी सुनना चाहूँगी, क्योंकि आप तो कैडेट्स के साथ रहते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, या यूनिटी डिसिप्लिन की बात करते, तो कोई एक ऐसी स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मैम, अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने एक डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की थी ऑन द ओकेजन ऑफ एनसीसी डे और एज पार्ट ऑफ एनसीसी डे सेलिब्रेशन। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था, बट दिस टाइम आवर कैडेट्स एंड आवर चांसलर मैम हैज सजेस्टेड टू डू समथिंग न्यू विच विल बेनिफिट द सोसाइटी, और हम लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ। देन जब मैम का सजेशन मिला, देन फिर मैंने बच्चों के साथ डिस्कस किया, तो बच्चों का सजेशन आया कि वाई नॉट वी कैन गो फॉर द डोनेशन ड्राइव। अब अगर हम एनसीसी की बात करें तो एनसीसी में तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो एनसीसी में एनसीसी जो है वो यूनिटी का मैसेज सिर्फ विद इन द एनसीसी फ्रेटर्निटी नहीं, हमारे पूरी कम्युनिटी में एक यूनिटी का मैसेज देती है। उसका ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स ने
बहुत सारा डोनेशन दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड हम उससे जो है 500 पर्सन्स को हेल्प आउट कर पाए। बहुत बड़ी हम बात लोग है। ओल्ड एज होम्स में जाके, हम लोगों ने ऑर्फनेजेस में जाके, हम लोगों ने स्लम एरियाज में जाके वो जितना भी डोनेशन हमको मिला था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, चाहे वो फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स हों, तो वो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, हम लोग यूनाइट हुए, हम लोग इकट्ठा हुए फॉर अ गुड कॉज। सो दैट इज एनसीसी। एनसीसी, नो डाउट सर। 500 परिवारों के लिए आप अगर सहायता लेकर आते, हेल्प लेकर आते, तो नो डाउट उसमें बिल्कुल, आपको बट एड़ी ये चोटी का जोर लगाना पड़ा होगा। मैं इसका क्रेडिट जो है हम एनसीसी को नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, ऑनरेबल चांसलर मैम एंड अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग जो है अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। एग्जैक्टली सर। और जब ये कैडेट्स लोगों के बीच जाते हैं तो एक एम्पैथी जो डेवलप होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल्कुल, आपके अंदर एक बिल्कुल। एम्पैथी हो यस यस सोसाइटी के हर क्लास को लेके। यस। तो सर अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि आपने 500 लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज कराई, डे टू डे लाइफ के लिए अरेंज कराई, तो बहुत सारी सोशल ड्राइव्स जो है आप करवाते रहते हैं, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ी डिटेल। एक्चुअली हम लोग के यहाँ जो है हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसमें हम बहुत सारी सोशल ड्राइव्स कराते हैं, लाइक ब्लड डोनेशन हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, आपका पुनीत सागर अभियान हो गया, एज वेल एज जितने भी डेज़ हैं वो सारे ही डेज़, मैक्सिमम डेज़ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज़ पर द डायरेक्शंस रिसीव्ड। तो सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम लोग बहुत कुछ करते हैं। बेसिकली जो एक हमारी सोसाइटी में जो एक मैसेज है कि एनसीसी इज़ ऑल अबाउट परेड, एनसीसी इज़ ऑल अबाउट ड्रिल, तो ऐसा नहीं है, ये मिसकम्युनिकेशन है, गलत परसेप्शन बना रखा है। एनसीसी में हम सिर्फ और सिर्फ परेड पे फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, समाज के लिए भी कुछ करना है, एज वेल एज हमारा ड्रिल तो है ही है क्योंकि वो डिसिप्लिन की बुनियाद है। तो ये सारी मतलब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमारा एनसीसी का पर्पस ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट और राइट और सिर्फ हमारा परेड ही एनसीसी नहीं है, बट जो बाहर एक मैसेज है वो यही है कि एनसीसी इज ऑल अबाउट द परेड्स। आई थिंक सर इस टॉक के बाद उनको पता चलेगा कि एनसीसी के कैडेट्स किस लेवल पे जाके काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सर जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि सिर्फ लेफ्ट राइट लेफ्ट या परेड की बात नहीं है, तो एक जो है कैंप्स का मेरे मन में ख्याल आता है कि ड्रिल के अलावा हम कैंप्स पे भी बहुत फोकस करते हैं एज अ पार्ट ऑफ एनसीसी। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस किस टाइप के कैंप्स होते हैं और क्या क्या हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं कैडेट्स को। मैम एक्चुअली कैंप्स की बात करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सबसे पहला हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, जो बेसिकली हमारे कैडेट्स के लिए मैंडेटरी कैंप होता है और जो हमारी रेस्पेक्टिव यूनिट्स हैं अंडर ग्रुप हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइज करती हैं इसको, जिसमें हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अकॉर्डिंगली हमारा शेड्यूल रहता है। इसके अलावा हमारे कुछ एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स भी होते हैं, जैसे कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, एडवांस लीडरशिप कैंप्स हैं, अटैचमेंट कैंप्स हैं जिसमें हम लोग रेगुलर आर्मी यूनिट्स के साथ में अटैचमेंट कैंप करते हैं। हमारा आरडीसी जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे प्रेस्टिजियस है, आरडीसी एनुअल रिपब्लिक डे कैंप फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर्स रैली, तो उसके बारे में तो आपने पहले से ही सुना होगा, बट आरडीसी जो है वो हर एक हमारे एनसीसी कैडेट का ड्रीम होता है। ड्रीम है सर, नो डाउट। ड्रीम होता है कि वो आरडीसी में पार्टिसिपेट करे, वो पीएम रैली में पार्टिसिपेट करे। एंड जो बच्चे आरडीसी में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से कुछ बच्चों को यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी जाने का मौका मिलता है, डिफरेंट कंट्रीज विजिट करने का मौका मिलता है। वो वहाँ के कल्चर, हेरिटेज और वहाँ से वाकिफ़ होते हैं और वहाँ के बारे में जानते हैं। बिल्कुल सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपसे आगे बात करूंगी। कैंप में बेसिकली हमने देखा है कि हम जब यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी कहीं ना कहीं चीज़ें साझा करने की बात होती है। तो जब हम कैंप में रह रहे हैं, हमारी बटालियन है, किसी और बटालियन के साथ हम रह रहे हैं या कोई और विंग हमारे साथ आके रह रही है, तो हम इमोशंस को भी साझा करने लगते हैं, सामान साझा करते करते। तो इस तरीके के क्या कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि कैंप से कोई कैडेट निकल रहा है और उसके मन में भारीपन है कि यार कैंप ख़त्म हो गया, अब क्या? मैम जब डे 1 में कोई भी कैडेट या कोई किसी भी चाहे वो कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स में तो खैर हमारे यूनिट के ही बच्चे रहते हैं, मे बी पॉसिबल कि किसी दूसरी यूनिट के बच्चे आ गए, बट मैं बात करूँगा कि जो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स हैं, जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हैं, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, आरडीसी हो,
वो बेसिकली थल सैनिक कैंप है, वायु सैनिक है, नौ सैनिक कैंप है। तो ये सारे कैंप ऑल ओवर इंडिया बेस्ड होते हैं। यहाँ पे कैडेट्स जो है सिर्फ एक यूनिट से नहीं आते, ऑल 17 डायरेक्टरेट से आते हैं। मतलब हर एक स्टेट का पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो जब इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे एक कॉमन प्लेस पे आते हैं तो वो एक दूसरे के लिए अननोन है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बट जब वो लास्ट डे जा रहे होते हैं तो वहाँ से सबसे पहला तो वहाँ से बहुत सारी वो मेमोरीज लेके जाते हैं, बट साथ ही साथ वो एक बॉन्डिंग भी लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में ट्रेनिंग भी की होती है, उन्होंने साथ में रगड़ा भी खाया है, उन्होंने पनिशमेंट भी ली है। तो वो एक बॉन्डिंग अलग होती है। बिल्कुल सर, रगड़ा की आप बात कर रहे थे, बहुत ही फेमस शब्द है हम सिविलियंस के बीच में रगड़ा। तो रगड़ा को लेकर मिथ है शायद कि एक पनिशमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन करें कि रगड़ा पनिशमेंट है या नहीं। देखिए, रगड़ा जो है वो एज सच कोई टर्म है नहीं, बट ये है कि ये पनिशमेंट तो नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब रगड़ा में बेसिकली क्या होता है कि आपको 25 पुशअप्स करनी है, 50 पुशअप्स करनी है, जाओ ग्राउंड के 2 चक्कर लगा के आओ, मैच तक जाओगे, दौड़ के जाना है। तो ये पनिशमेंट नहीं है, बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। हम कहीं ना कहीं जो है उसका इंड्योरेंस लेवल कह लीजिए या फिर उसका फिजिकल फिटनेस कह लीजिए, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एग्जैक्टली सहन शक्ति बढ़ जाती है, धैर्य है, पेशेंस है, ये रगड़ा जो है मैनेज करा देता है। सर, एनसीसी में जब कैडेट आता है तो डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता होगा नो डाउट, क्योंकि एक स्टूडेंट आ रहा है, उसे आपको ग्रूम करना है। तो उन चैलेंजेस पे हम बात करना चाहेंगे कि कैसे आप उसे एनसीसी के डिसिप्लिन के दायरे में लेकर आते हैं। एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स को मैनेज कर पाना और उनको उस माहौल में ढाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों को लेके। बट हम लोग डे 1 से कोशिश करते हैं कि फ्रॉम द डे ऑफ एनरोलमेंट ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही इस डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम में ही हमारा एनरोलमेंट रहता है, तो जैसे ही बच्चा एंटर करता है तो हम लोग जो है वहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो उसका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, चाहे वो उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन हो, रिटन एग्जामिनेशन हो, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू हो। तो हम लोग वहीं से उसको जो है कहीं ना कहीं उसको गाइड करना और कह सकते हैं कि उसको उस तरह से मोल्ड करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो है जो भी बेसिक क्वालिटीज़ एक एनसीसी कैडेट के अंदर होनी चाहिए वो आ जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आई थिंक कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते, चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना हो या आर्मी ऑफिसर बनना हो। सर, फीमेल्स को लेके बहुत सारे परसेप्शंस हैं एनसीसी में। मैं अगर अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन देखूं तो मैंने देखा है साल दर साल फीमेल कैडेट्स का जो है इनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखी पिछले 2 साल के परेड में, आरडीसी परेड में, कि विमेंस आर लीडिंग द शो। और इस बार तो हमारे फीमेल कैडेट्स ने पूरा बटालियन को लीड किया है। तो सर, फीमेल्स के लिए नो डाउट चैलेंजेस होते हैं। मैं चैलेंजेस पे भी बात करना चाहूँगी आपसे कि क्या क्या फीमेल कैडेट्स के लिए चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेसिफिकली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। मैम देखिए, अभी अगर हम बात करें तो जो हमारा एसओपी है इन रिगार्ड टू एनरोलमेंट, सो एज पर द एसओपी अभी हमारा जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो मिक्स्ड यूनिट्स हैं एसडी प्लस एसडब्ल्यू, देयर इज़ ए क्राइटेरिया कि मिनिमम 33% गर्ल्स का ही इनरोलमेंट आपको करना है। आप गर्ल्स का जो 33% है उस पे बॉयज़ को इनरोल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा मिनिमम है, मोर देन दैट हम गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ। और अगर हम बात करें आर्म फोर्सेस में अपॉर्चुनिटीज़ की, तो हमारे पास स्पेशल एंट्री स्कीम रहती है, जिसमें डायरेक्टली बच्चा जो है सी सर्टिफिकेट करने के बाद में जो है एसएसबी देने जाता है, उसको कोई रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है। सो ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब आर्म फोर्सेस के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में वेटेज रहता है। इसके अलावा जो आपका कॉरपोरेट सेक्टर है, लाइक आपने एक नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक ग्रुप का ही एक कंपनी है, रिलायंस ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, रिलायंस जीसीएस, वो भी अपॉर्चुनिटीज़ देता है एनसीसी के बच्चों को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अलॉन्ग विद दैट लास्ट ईयर हमें
जो है इंडिगो की तरफ से भी ऑफर्स थे कि भाई हमारे एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर एंड मैनी मोर आर कमिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न अबाउट दिस कि जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं, जो चाहे मेल हों या फीमेल हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। बिल्कुल सर, और जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो एनसीसी यूनिफॉर्म के साथ हमने देखा है कि आप भले आपके माइंड में रहा हो एसएसबी या ना रहा हो, सीडीएस रहा हो या ना रहा हो, Yes. एक बार जब आप एनसीसी में आते हो तो कहीं ना कहीं वो ख्वाब बन जाता है। हाँ। तो एसएसबी के बारे में जैसे आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि 3 कैडेट इस बार अपीयर भी हो रहे हैं। Yes, yes. तो एनसीसी के थ्रू उन्हें क्या हेल्प मिलती है? मैम मैं कहूँगा कि जो हमारे कैडेट्स हैं वो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दे डोंट नो कि व्हाट इज एनसीसी, व्हाट द एनसीसी इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स, बट फ्रॉम द डे वन और वी कैन से कि विद इन 1 month ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी ब्रीफ्ड कि भाई हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप कौन कौन से फील्ड में जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो कैरियर गाइडेंस का हमारा स्पेशल एक वो रहता है, तो अकॉर्डिंगली हम बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा है वो मेन जो अहम योगदान हम कहेंगे वो रहता है हमारी 67 यूपी बटालियन एनसीसी का, एंड स्पेशली जो हमारे अभी कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल पुनीत श्रीवास्तव सर का, क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। और एज ऑफ नाउ जैसा कि आपने कहा कि हमारे 3 बच्चे अभी एसएसबी के लिए जा रहे हैं, और that is only be possible with the help of our commanding officer, and one of the cadet is from the department of mass communication only. बिल्कुल सर, ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट पलक वो इस yes. बार एसएसबी के लिए अपीयर कर रही हैं। और बिल्कुल सर, आप लोगों की मेहनत दिखती है कि चाहे वो कैंप के को लेकर हो, चाहे वो स्टडीज़ को लेके हो, बहुत रिगरस मेहनत आप करवा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट स्टूडेंट। सर, पर्सनालिटी बिल्डअप बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है एनसीसी कैडेट का। एक कैडेट जो एक स्टूडेंट होता है उसे बात करने का सलीका आना चाहिए, और सही तरीके से खड़े होने का, यूनिफॉर्म पहनने का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे घोलते जाते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर हमें इन डिटेल बता पाएँ। मैम देखिए, अभी जो हमारे कैडेट्स हैं, अगर आपने कैंपस में भी कभी उनको मूवमेंट करते देखा होगा तो पहले तो उनको एक तरीका सिखाया जाता है। मैं आपको एक कैंप का एग्जांपल दूंगा। आप कभी भी किसी भी एनसीसी यूनिट का कैंप विज़िट कर लीजिए, तो वहाँ पे जो कैडेट्स का मूवमेंट होता है वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी घूमते हुए टहलते हुए जा रहे हैं। वो प्रॉपर जो है उनका मूवमेंट होगा, वो इन 3s या इन 2s या इस तरह से मूव करते हैं, ग्रुप में मूव करते हैं। इंडिविजुअल कोई भी कैडेट इधर उधर घूमता हुआ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेनिंग का पार्ट हैं, और इसीलिए हम ये सब चीज़ें जो है बच्चों के क्वालिटीज़ में बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप कर पाते हैं कि बच्चे इन सब चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में भी यूटिलाइज करें। सर, ट्रेनिंग से याद आता है मुझे वेपन ट्रेनिंग। नो डाउट एनसीसी में वेपन ट्रेनिंग का अपना एक अलग रोल है, और ख़ास तौर पे जब आप आर्म फोर्सेस को लेके लक्ष्य कर रहे हैं कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है, तो वेपन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो किस तरीके की तैयारी आप 67 बटालियन से कैडेट्स को कराते हैं? मैम देखिए, वेपन ट्रेनिंग में हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी प्रिपरेशंस होती हैं। बेसिकली एनसीसी कैडेट्स को .22 राइफ़ल से फायरिंग एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें भी इनको बताया जाता है, एंड ये सारा ट्रेनिंग जो है वो हमारी यूनिट ही कंडक्ट कराती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी वेपन्स हैं। जब बच्चे हमारे अटैचमेंट कैंप्स में जाते हैं, स्पेशली आर्मी अटैचमेंट कैंप्स में, वहाँ पे भी हमारे बच्चे जो हैं उन वेपन्स के साथ में फैमिलियर होते हैं, उन वेपन्स को देखते हैं, इनको कैसे ऑपरेट करना है, इनकी फंक्शनिंग क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कैडेट्स को मिलती हैं, बट स्पेसिफाई तो मैं नहीं करूँगा कि कौन से वेपन्स हैं, कैसे हैं। बिल्कुल सर, सबकी अपनी एसओपी है। आर्मी अटैचमेंट कैंप्स में बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो हमारा जो वेपन है उनके साथ में थोड़ा सा जानकारी लें उसके बारे में, कैसे ऑपरेट करना है। वो सारी चीज़ें, सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। कैडेट्स को लेके एक कहावत कह लीजिए आप कि वंस अ कैडेट इज़ ऑलवेज अ कैडेट। तो ये थोड़ा सा मुझे ना वो बहुत एक्साइट करता है कि क्या मतलब होता है इसका। मैम, एक बार अगर आपने एनसीसी ज्वाइन कर ली ना, तो जो लर्निंग्स हैं एनसीसी की, दैट इज़ गोइंग टू बी विद यू लाइफ टाइम। सो
एनसीसी का बेसिक जो ये टैगलाइन दिया गया है, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, तो जो यहाँ की लाइफ लर्निंग्स हैं, जो यहाँ से आपने सीखा है, वो चाहे लीडरशिप स्किल्स हो, चाहे वो टीम वर्क हो, चाहे वो आपका डिसिप्लिन हो या कॉमरेडशिप हो, सो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। एग्जैक्टली मतलब आपने 3 साल सिर्फ एनसीसी को दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल तक ही एनसीसी बिल्कुल, आपका हिस्सा बिल्कुल। है, आगे भी हाँ, लाइफ ये टाइम लाइफ आपको। टाइम आपके साथ जो है रहने वाला है। सर जैसे आप एकेडमिक्स में भी हैं, तो मैं बिल्कुल। थोड़ा सा अब एनसीसी से इतर अब आपकी जर्नी पे भी बात करना चाहूँगी कि आप क्योंकि एकेडमिक्स में रहे हैं बिल्कुल। और आपकी पहचान, शुरुआती पहचान भी कह सकती हूँ कि एक एकेडमिशियन के तौर पर रही है, बिल्कुल। तो ये एनसीसी की तरफ आपका रुझान और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बनना और बीबीडी में एनसीसी को लेके आपका जो करियर रहा है, उसके बारे में थोड़ा इन डिटेल। मैम, इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो मुझे हमारे मैनेजमेंट की तरफ से दी गई इन द ईयर 2019। सो 2019 में मैंने एनसीसी को संभाला एज अ सीटीओ, और उसके बाद में मैंने जो है 3 जून 2019 से हमारा जो प्री कमीशन कोर्स था वो स्टार्ट हुआ, एंड इट विल बी कंप्लीटेड ऑन 31st ऑफ अगस्त। तो मेरा जो कमीशन है वो सितंबर 2019 का है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी का पास आउट हूँ। तो शुरुआती दौर में तो जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कह सकते हैं नहीं था, बट मैं बचपन से ही थोड़ा सा आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए कंसर्न था। मैनी अ टाइम्स आई हैव ट्राइड फॉर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस, बट सम मे बी वट एवर द रीज़न इज, पॉसिबल नहीं था। और एकेडमिक्स में आने के बाद मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं कभी आर्म फोर्सेस से टच रख पाऊँगा या मैं कभी आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर पाऊँगा, बट फिर भी मुझे मैनेजमेंट में ये अपॉर्चुनिटी दी, तो उसके लिए मैं उसका बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। और ट्रेनिंग के बाद में मेरा कमीशन 2019 का है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। उसके बाद में जो चेंजेस मैंने खुद में देखे हैं, दैट आई कांट एक्सप्लेन कि क्या चेंजेस हुए हैं। और जो यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में जो पुराने लोग हैं, हमारी यूनिट में जो पुराने लोग हैं, उनको वो लोग जानते हैं और कई बार मुझे बोलते भी हैं कि आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन योर पर्सनालिटी एंड ऑल दैट। आई कहा सर, ऑल थैंक्स टू एनसीसी, उसी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आपको बहुत सारे लोग अभी सुन रहे होंगे और एक उम्मीद रहती है कि सामने जो व्यक्ति, जो ऑफिसर बैठा है, वो क्या विजन रखता है, और आपका युवाओं के लिए, या मैं बहुत प्रिसाइजली कहूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होने वाला है? मैम, हमारा जो भी हमारे नए बच्चे यहाँ एडमिशन लेने वाले हैं या जो अभी यहाँ एग्जिस्टिंग पढ़ रहे हैं, मेरा उन सभी को सजेशन है कि आप सभी लोग जो हैं एनसीसी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ परेड्स ही नहीं कराई जाती हैं। हम लोग आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जो मे बी आप, बहुत पैसे हैं आपके पास, वो पैसे खर्च करके भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैचअप नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं एडवेंचर ट्रेनिंग, हमारे कैंप्स का पार्ट है। हम अभी, हमारा एक बच्चा है जो हमारा अभी एनसीसी कैडेट भी है, वाइट वाटर राफ्टिंग कैंप करके आया, वो भी रायवाला उत्तराखंड में विद रेगुलर आर्मी यूनिट। सो सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, सो कम एंड ज्वाइन अस। ये बेसिकली मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में आर्म फोर्सेस ज्वाइन करिए, बट वट एवर यू लर्न इन एनसीसी दैट विल बी विद यू फॉर एवर। सो प्लीज़ ज्वाइन। और ये एक अच्छा और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने पर्सनालिटी और अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट खुद का कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू, एंड थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट डॉक्टर शुभम प्रताप सिंह सर, जिनसे हमने जाना कि एनसीसी देश के युवाओं में किस तरीके से जोश और जुनून भर रहा है और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समय संवाद के दर्शकों से हमारी यही अपील है कि आप भी एनसीसी का हिस्सा बनिए। अगर किसी वजह से आप एनसीसी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो एनसीसी के मूल मंत्र यूनिटी और डिसिप्लिन को अपने जीवन में जरूर लेकर आइए, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र ही यूनिटी और डिसिप्लिन है।
आगे समय संवाद में हम एक और खास मेहमान के साथ आपको रूबरू कराएंगे, उनके इंसाइट्स जानेंगे, उनकी जर्नी को जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।